तो चलिए नोट्स की पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। यहाँ पहली हेडिंग है स्थल मंडलीय प्लेटें या लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अच्छा, मैं यहाँ नोट से पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है भूपर्पटी अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटों में विभाजित है जिन पर महाद्वीप तथा महासागर की सतहें टिकी हैं। तो इसे आसान भाषा में समझें तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जिस पर हम खड़े हैं वो अंडे के छिलके की तरह एक पूरा बिना दरार का गोला नहीं है। ये क्रस्ट कई बड़े और छोटे बेहद कठोर टुकड़ों में टूटा हुआ है। और इन्हीं विशाल टुकड़ों को स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमारे सारे महाद्वीप और गहरे महासागर इन्हीं प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। नोट्स में आगे लिखा है कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। रुकिए, अगर ये अलग अलग टुकड़े हैं तो ये खिसक कैसे सकते हैं? जमीन के नीचे तो सिर्फ ठोस चट्टानें होनी चाहिए। यही तो भूगोल का असली विज्ञान है। इसके लिए नोट्स में एक बहुत अच्छा बीकर वाला प्रयोग दिया गया है। हाँ, मैं देख रही हूँ। यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। बिल्कुल। प्रयोग में बताया गया है कि जैसे अगर हम एक बीकर में पानी गर्म करें और उसमें कागज की छोटी गोली डालें तो गर्म पानी के साथ कागज की गोली ऊपर उठती है और ठंडे पानी के साथ नीचे बैठती है। अच्छा, तो बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में, मतलब एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। एकदम सही। ऊष्मा या हीट ही इस पूरी प्रक्रिया का असली इंजन है। कोर की भयंकर गर्मी से मैग्मा ऊपर उठता है, थोड़ा ठंडा होकर भारी होता है और फिर नीचे जाता है। तो मतलब जिस ठोस जमीन पर हम घर बनाते हैं वो असल में पिघले हुए गर्म लावे के एक धीमे महासागर पर सर्फिंग कर रही है। हाँ, ये एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। और मैग्मा की इसी गति से पृथ्वी की सतह पर तनाव पैदा होता है। अब देखते हैं कि इन गतियों को कैसे बांटा गया है। हाँ, इसके लिए नोट्स में एक पूरा चार्ट दिया गया है। हेडिंग है पृथ्वी की गतियां, और इसे 2 ताकतों में बांटा गया है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। और यहाँ शब्दों की उत्पत्ति भी दी गई है। हाँ, एंडो का मतलब होता है अंतः यानी अंदर, और जेनिक का मतलब है उत्पत्ति। तो दोनों मिलकर बने एंडोजेनिक। और उसी तरह एक्सो का मतलब बाह्य या बाहर, तो ये हो गया एक्सोजेनिक। काफी आसान है याद रखना। बिल्कुल। अब चार्ट में अगर हम अंतर्जनित बलों को देखें तो इन्हें 2 हिस्सों में बांटा है। पहला है आकस्मिक बल जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। और दूसरा है पटल विरूपण बल, जिससे पर्वत निर्माण होता है, मतलब पर्वत बनते हैं। सही कहा। वहीं अगर बहिर्जनित बलों की बात करें तो उसमें अपर्दन और निक्षेपण आते हैं, जैसे नदी, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद के कार्य। अगर मैं इसे थोड़ा और आसान करूं तो अंतर्जनित बल अचानक से विनाश या निर्माण करने वाले बिल्डर्स हैं, और बहिर्जनित बल धीरे धीरे काम करने वाले प्रकृति के मूर्तिकार या स्कल्प्टर्स हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो चलिए पहले उन अंतर्जनित बलों पर जूम इन करते हैं जो सबसे ज्यादा तबाही ला सकते हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। हाँ, यहाँ नोट्स में ज्वालामुखी का एक बहुत स्पष्ट चित्र दिया गया। तो अगर हम इस चित्र को देखें, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि सबसे नीचे मैग्मा कोष्ठ या मैग्मा चेंबर है। उसके ऊपर एक नली जैसी संरचना है जिससे निकास या वेंट कहते हैं। और सबसे ऊपर एक प्याले के आकार का मुहाना है जिसे क्रेटर कहा गया है। क्रेटर से गैस और राख बाहर निकल रही है। बिल्कुल। अगर हम परिभाषा पढ़ें तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। मतलब जब तक वो पिघला पदार्थ जमीन के अंदर है वो मैग्मा है, और बाहर आते ही हम उसे लावा कहते हैं। एकदम सही। अब इसके ठीक नीचे भूकंप की बात की गई है। नोट्स की लाइन है, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। और यहाँ एक और चित्र है जो बहुत जरूरी है। ये उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र के बारे में है। हाँ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। चित्र में जो उद्गम केंद्र है या फोकस है वो सतह के नीचे गहराई में वो स्थान है जहां कंपन आरंभ होता है, मतलब जहां से भूकंप की असली ऊर्जा पैदा होती है।
बिल्कुल। और अधिकेंद्र? नोट्स के अनुसार उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यानी सतह पर वो बिंदु जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है वो अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहलाता है। अच्छा, तो न्यूज में हम हमेशा अधिकेंद्र सुनते हैं, लेकिन असल में भूकंप वहां से शुरू नहीं होता, बल्कि जमीन के बहुत नीचे उद्गम केंद्र से शुरू होता है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण नियम दिया गया है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब जो जगह एपिसेंटर के जितने पास होगी वहां तबाही उतनी ज्यादा होगी। हाँ, और इसी पेज पर एक बॉक्स में भूकंपीय तरंगों के 3 प्रकार दिए हैं। पहला है पी तरंगे, जिन्हें अमुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। दूसरा है एस तरंगे, जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और तीसरा है एल तरंगे, जिन्हें पृष्ठीय तरंगे कहा जाता है। ये सब बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। अब अगले पेज पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है भूकंप का मापन, तबाही और बचाव। सवाल ये है कि जब ये ऊर्जा सतह पर पहुंचती है तो हम इसे मापते कैसे हैं? नोट्स की लाइन पढ़ता हूं। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन इसका मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। जिसे हम सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यहाँ कुछ आंकड़े दिए हैं। हाँ, लिखा है कि जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली और 7.0 वाला सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ एक बहुत ही गंभीर केस स्टडी दी गई है भुज भूकंप की। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। हाँ, और नोट्स में तो आंकड़े हैं वो बहुत दर्दनाक हैं। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका जताई गई थी। इसके अलावा फोन लाइनें, जल पाइपलाइन और विद्युत स्टेशन भी पूरी तरह से अवरोधित हो गए थे। शहर में आग लग गई थी। ये बताता है कि 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप कितनी अकल्पनीय ऊर्जा छोड़ता है। इसीलिए भूकंप से बचाव की तैयारी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए नोट्स में क्या सलाह दी गई है? यहाँ सुरक्षित स्थानों की सूची है, जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे छिपना या दीवार के अंदरूनी कोने में खड़े होना। और किन चीजों से दूर रहना है? आग वाले स्थानों से, चिमनी के आसपास और टूट सकने वाली खिड़कियों और कांच से दूर रहना चाहिए। यहाँ नीचे एक दिलचस्प बात लिखी है। स्थानीय लोग भूकंप की संभावना का अनुमान कुछ सामान्य तरीकों से लगाते हैं। हाँ, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों का धरातल पर आना। एक मिनट, क्या जानवरों के व्यवहार से भूकंप का अंदाजा लगाना वैज्ञानिक तौर पर सटीक है? देखिए, जानवर कोई मशीन नहीं है, लेकिन प्रकृति के जीवों में पी तरंगों को इंसान से पहले महसूस करने की क्षमता होती है, इसलिए वे बेचैन हो जाते हैं। ये एक तरह का प्राकृतिक अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अरे वाह, ये सच में अद्भुत है। खैर, तो पृथ्वी के अंदर की उथल-पुथल के बाद अब उन बाहरी ताकतों की बात करते हैं जो पृथ्वी की सतह को लगातार तराश रही हैं। बिल्कुल। नोट्स में अगली मुख्य हेडिंग है मुख्य स्थलाकृतियां, और यहाँ 2 प्रक्रियाओं की बात की गई है, अपक्षय और अपर्दन। मैं नोट्स की लाइन पढ़ती हूँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत स्पष्ट अंतर है। नोट्स में लिखा है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है, यानी चट्टान का अपनी जगह पर टूट जाना अपक्षय या वेदरिंग है। और अपर्दन? अपर्दन के लिए लिखा है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अच्छा, तो मैं इसे ऐसे समझ सकती हूँ कि अपक्षय एक मजदूर की तरह है जो सिर्फ चट्टान को तोड़ता है, लेकिन अपर्दन एक ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरह है जो उस मलबे को पैक करके दूसरी जगह ले जाता है। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। और नोट्स भी यही कहते हैं, वायु, जल आदि अपर्दन पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। तो ये एक पूरा चक्र है। अपर्दन यानी काटना,
फिर परिवहन यानी बहा ले जाना और अंत में निक्षेपण यानी जमा कर देना। बिल्कुल। और इस ट्रांसपोर्ट कंपनी का सबसे ताकतवर एजेंट है बहता हुआ पानी। इसलिए हमारी अगली हेडिंग है नदी के कार्य। चलिए नदी के सफर को फॉलो करते हैं। नदी पहाड़ों से शुरू होती है तो सबसे पहले जलप्रपात का जिक्र है। नोट्स कहते हैं जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ऊपर एक कठोर शैल है और उसके ठीक नीचे जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल यानी कोमल चट्टानें हैं। मतलब पानी कठोर चट्टान के नीचे की कोमल चट्टान को तेजी से काट देता है और पानी सीधे नीचे गिरने लगता है। सही। और यहाँ कुछ उदाहरण भी हैं जो याद रखने चाहिए। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये तो बात हुई पहाड़ों की। अब जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो नोट्स में लिखा है कि वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिन्हें विसर्प कहते हैं। हाँ, विसर्प यानी मिएंडर। जब नदी मैदान में आती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वो सांप की तरह बल खाने लगती है। यहाँ एक चित्र भी है और इसमें चाप झील भी दिखाई गई है। ये चाप झील कैसे बनती है? नोट्स के अनुसार समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। मतलब वो लूप इतने मुड़ जाते हैं कि कटकर एक गाय के खुर या ऑक्सबो जैसी झील बन जाते हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है जिससे बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण नदी किनारों पर महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। और नोट्स में लिखा है कि नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। हाँ, तटबंध या लेवीज। अब नदी का सफर समुद्र के मुहाने पर पहुंचता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। और नोट्स की लाइन है नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। वितरिका मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज। एकदम सही। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। मतलब नदी पहाड़ों में एक उग्र युवा की तरह सीधे चट्टानें काटती है, मैदानों में आकर आलसी होकर सांप की तरह बल खाती है और समंदर में मिलने से पहले अपना सारा सामान अवसाद या डेल्टा के रूप में छोड़ देती है। बहुत खूब। लेकिन सिर्फ नदी ही नहीं, समंदर की लहरें, बर्फ और हवा भी जबरदस्त आर्किटेक्ट हैं। इसलिए अगली हेडिंग है समुद्री तरंग के कार्य। तो यहाँ समुद्री तरंगों से बनने वाली आकृतियों का क्रम दिया गया है। हाँ, यहाँ चित्र के अनुसार अगर हम प्रक्रिया को समझें तो समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। और नोट्स बताते हैं कि जब इन गुफाओं के बड़े होने पर इनमें केवल छती बचती है तो उसे तटीय मेहराब या आर्क कहते हैं। और अगर लहरें लगातार टकराती रहें तो अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक और परिभाषा है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु या सी क्लिफ कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन या बीचेस का निर्माण भी करती हैं। अब इसके बाद हेडिंग आती है हिमनद के कार्य। हिमनद मतलब ग्लेशियर। नोट्स में हिमनद को बर्फ की नदियां कहा गया है। ये ठोस बर्फ जमीन को कैसे काटती है? यहाँ लिखा है हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। मतलब अपने भारी वजन से वे जमीन को खुरच डालती हैं। हाँ, और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। गर्त यानी गड्ढे या हॉलोज। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। और वो मलबा जो हिमनद अपने साथ लाते हैं, उसके बारे में क्या? नोट्स की आखिरी लाइन है इसके बारे में। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ या मोरेन का निर्माण करते हैं। चलिए अब हम इस पीडीएफ के बिल्कुल अंतिम हिस्से पर आ गए हैं, पवन के कार्य।
रेगिस्तान में हवा का प्रभाव। हाँ, तो नोट्स कहते हैं रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है और यहाँ छत्रक शेल का जिक्र है। वही चट्टानें जो कुकुरमुत्ते या मशरूम की तरह दिखती हैं। मैं नोट से पढ़ती हूँ, पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। इसका मतलब रेगिस्तान में उड़ती हुई भारी रेत जमीन के करीब होती है, इसलिए वो चट्टान के ऊपरी हिस्से की तुलना में निचले हिस्से को रेगमाल या सैंड पेपर की तरह ज्यादा तेजी से घिसती है। ये तो बहुत ही शानदार भौतिकी का नियम है। और जब हवा रुकती है तो क्या होता है? यहाँ लिखा है, पवन के बहने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा यानी सैंड ड्यून। और सबसे अंत में लोएस के बारे में बताया गया है। हाँ, जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो हमने पीडीएफ का हर एक पेज, हर एक हेडिंग और लाइन कवर कर ली। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।